हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 थर्मोडायनेमिक्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 5 जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं बहुत ही सिंपल टॉपिक थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स एंड सेकेंड टॉपिक हम इसी में स्टडी करेंगे दैट इज द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। दोनों भी टॉपिक बहुत ज़्यादा ईजी है, थ्योरेटिकल टॉपिक्स है, उसमें न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स एंड थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट देखो बच्चों क्या है, स्टेट वेरिएबल्स ऑफ अ सिस्टम। अगर हम लोग कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम कंसिडर करते हैं, ये एक सिस्टम है ऐसे कंसिडर करो, तो ये सिस्टम के कुछ वेरिएबल्स होते हैं, मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो मेजरेबल होती है, ऑब्जर्वेबल होती है। तो ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है इस सिस्टम की? टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, उसकी डेंसिटी होगी, उसका मास होगा, ऐसी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज जिनको हम लोग मेजर करते हैं, चाहे वो एक कौन सा भी सिस्टम हो। ठीक है, बट ये सिस्टम जो हम लेने वाले हैं दैट सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्वी का मतलब होता है, देखो इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग है, वो मैं आपको बताऊंगी बाद में जब मैं सेकेंड टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि रेस्ट पोजीशन पे, रेस्ट पे नहीं बोल सकते हम लोग, जो कि बैलेंस्ड है ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, मतलब कांस्टेंट है। तो ऐसी सिस्टम के कुछ मेजरेबल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज होती है, उसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट वेरिएबल्स ऑफ दैट सिस्टम। जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, मास, ऐसी एटसेट्रा बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। प्रेशर भी आ सकता है इसमें, वॉल्यूम भी आ सकता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज वो सिस्टम की, दैट सिस्टम विच इज रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने आपको बोला था कि जिनका टेम्परेचर एक पर्टिकुलर लेवल के बाद कांस्टेंट होता है, मतलब सेम होता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर एक्सचेंज करने के बाद वो कांस्टेंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो ऐसी सिस्टम की जो मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होगी उनको हम लोग बोलेंगे स्टेट वेरिएबल्स ऑफ अ सिस्टम, और इसी को कहा जाता है प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। इसका दूसरा नाम है प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। और ये जो प्रॉपर्टीज है इनको और एक नाम है, उसको कहा जाता है मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स ऑफ अ सिस्टम। क्या कहा जाता है? मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। ऐसे बहुत अलग अलग नाम से इनके, पहला स्टेट वेरिएबल्स ऑफ अ सिस्टम, दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम, तीसरा मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स ऑफ अ सिस्टम। ऐसे अलग अलग नाम है इनको। ओके, तो इसकी डेफिनेशन देखो पर्टिकुलर क्या है, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखो क्या है बच्चों। अ स्टेट वेरिएबल्स इज एनी मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम व्हेन द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। तो वो प्रॉपर्टीज कौन सी है, उनके एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, मास, इंटरनल एनर्जी आ सकती है इसमें, इंटरनल एनर्जी जो कि हम यू से डिनोट करते हैं, इंटरनल एनर्जी एटसेट्रा। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट वेरिएबल्स ऑफ अ सिस्टम। ओके, समझ में आया सबको? तो इसमें देखो, अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं उस सिस्टम का, तो उसका प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा, डेंसिटी चेंज होगी, मास चेंज नहीं होगा, बट बाकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, ये सभी प्रॉपर्टीज उनकी चेंज होगी। अगर हम उसका टेम्परेचर चेंज करते हैं तो इसमें एक भी प्रॉपर्टीज अगर हमने चेंज की तो बाकी सभी प्रॉपर्टीज चेंज होती है। इसीलिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम वर्ड बोला है, मतलब टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। पर्टिकुलर लेवल के बाद टेम्परेचर एक्सचेंज होगा, हीट एक्सचेंज होगी, मतलब किसी सिस्टम की हीट बाहर जाएगी या बाहर की हीट अंदर आएगी, एक तो हीट एक्सेप्ट होगी, एक तो हीट रिलीज होगी। तो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो सकती है, रिलीज हो सकती है। तो एक लेवल के बाद ये एब्सॉर्प्शन रिलीज होना खत्म हुआ तो एक बार वो हीट जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके,
बैलेंस स्टेट हम लोग बोल सकते हैं। तो उस स्टेट के मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टेट वेरिएबल्स को दो टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पहला इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स एंड सेकेंड एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स। मतलब क्या, देखो स्टेट वेरिएबल्स। अब देखो यहाँ पे मैं एक सिस्टम लेती हूँ, ये एक मैंने सिस्टम लिया। सपोज कंसिडर करते हैं ये सिस्टम का जो टेम्परेचर है, यहाँ पे हमने सपोज गैस लिया है, ऐसे कंसिडर करो। इस सिस्टम का टेम्परेचर हमने 27 डिग्री सेल्सियस लिया, फॉर एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ। प्रेशर हमने 1 एटमॉस्फेयर लिया। वॉल्यूम कुछ तो भी सपोज 2 cc लिया, ओके। या मास इसका सपोज 2 ग्राम लिया, ओके। डेंसिटी इसकी हमने ली 1 मीटर क्यूब, 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, ओके। ऐसे अलग अलग हमने इसकी प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पे जो हमने सिस्टम लिया है वो सिस्टम की ये प्रॉपर्टीज हमने कंसिडर की। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, ये सिस्टम को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। मतलब यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया मैंने, यहाँ पे मैंने ऐसे इसको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया, ओके। तो मुझे बताओ इसमें से इसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका टेम्परेचर कितना रहेगा? ऑब्वियसली कितना रहेगा? 27 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट है थ्रू आउट द सिस्टम। इसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, अगर हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया फिर भी इसका प्रेशर कितना रहेगा? 1 एटमॉस्फेयर रहेगा। लेकिन इसका वॉल्यूम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो इसका वॉल्यूम अगर 2 cc है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? चेंज होगा। मास हम कंसिडर करते हैं। यहाँ पे देखो इसका जो मास है, मास यहाँ पे 2 ग्राम लिया है, तो हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, तो यहाँ पे मास कितना होगा? 1 ग्राम, और यहाँ पे मास होगा 1 ग्राम। मतलब यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं जो सिस्टम की साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करे। पहले इतनी साइज थी फिर भी वो उतने ही थे, अब साइज चेंज हो गई फिर भी वो उतने ही है। जैसे कि टेम्परेचर यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, प्रेशर यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, लेकिन मास यहाँ पे चेंज हुआ है। मतलब ये 2 वेरिएबल्स अगर हम कंसिडर करें, वैसे डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी। डेंसिटी यहाँ पे भी 1 kg पर मीटर क्यूब रहेगी, यहाँ पे भी 1 kg मीटर क्यूब रहेगी। मतलब ये सिस्टम, ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, लेकिन मास चेंज होगा, राइट ना। मतलब यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं जो साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करे, दैट डू नॉट डिपेंड्स ऑन साइज। लेकिन कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं जो साइज के ऊपर डिपेंड करे, जैसे कि मास, ओके। तो जो साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करते ऐसे वेरिएबल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? द वेरिएबल्स विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन साइज कॉल्ड एज इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स, एंड द वेरिएबल्स विच डिपेंड्स ऑन साइज कॉल्ड एज एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स। तो ऐसे कौन से वेरिएबल्स है जो साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करते? जैसे कि हमने देखा प्रेशर है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है। ऐसे वेरिएबल्स इनिशियली भी वो उतने ही थे और कंपार्टमेंट लगाने के बाद भी वो उतने ही रहेंगे। मतलब 2 इसमें डिवाइड करने के बाद भी उतने ही रहेंगे। तो इंटेंसिव कौन से होंगे? फिर यहाँ पे टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, डेंसिटी होगी। ये क्या है? इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन साइज। और जो एक्सटेंसिव है वो कौन से रहेंगे? इसका मास, उसके बाद इंटरनल एनर्जी भी आएगी इसमें जो चेंज हो सकती है। मास है, इंटरनल एनर्जी है, जो अगर हमने इसको डिवाइड किया तो ये दोनों चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब ये कौन से हो गए? एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल। समझ में आया? तो ऐसे 2 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स एंड एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल। तो इनको डिफाइन कैसे करोगे?
इसके ऊपर पूछा जाता है एक्सप्लेन द टर्म्स इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल। तो पहले आप पहला पॉइंट लिखोगे, इंटेंसिव वेरिएबल डू नॉट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम वाइल एक्सटेंसिव वेरिएबल्स डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम। इसमें आपको डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। दूसरा पॉइंट अगर हम लिख सकते हैं, कंसिडर अ सिस्टम, सपोज ये हमने सिस्टम कंसिडर किया विच इज इन इक्विलिब्रियम, लेट दिस सिस्टम बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल कंपार्टमेंट्स। ओके, 2 इक्वल कंपार्टमेंट में हमने उसको डिवाइड किया, ईच विथ हाफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम 2 cc था, इसका 1 cc किया हमने और इसका 1 cc किया, तो दोनों को इक्वल वॉल्यूम्स में हमने डिवाइड किया। तो इसमें से कौन से वेरिएबल्स है जो चेंज नहीं हुए, प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ the system are same as the initial, right na, in both the compartments. So these are called as the intensive state variables. But total mass and the internal energy of the system get equally divided in the 2 compartments. मतलब अगर ये टोटल मास m होगा तो यहाँ पे एक सिस्टम का कितना बनेगा, m/2 बनेगा, और इसका कितना बनेगा, m/2। सिमिलरली अगर इसकी इंटरनल एनर्जी U होगी तो इसके लिए कितनी होगी, U/2, और इसके लिए कितनी होगी, U/2। ऐसे इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। समझ में आया? इसी को कहा जाता है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स। ऐसे आप लोग इसका शॉर्ट नोट भी लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखो हमने 2 पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए। पहले स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया, दूसरा मैंने आपको बताया उसके 2 टाइप्स, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, दोनों भी होप्स आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है बच्चों, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, देखो इसमें हमने तो देखा ही है। थर्मोडायनेमिक का मतलब क्या होता है, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर। मैं इसको स्प्लिट करके आपको मीनिंग बताती हूँ, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर और डायनेमिक का मतलब होता है मोशन। तो टेम्परेचर मोशन में हो तो इसको हम कहेंगे थर्मोडायनेमिक। जस्ट मतलब हीट फ्लो हो रही है, मतलब टेम्परेचर मोशन में है, ऐसे उसका मीनिंग है, तो इसको थर्मोडायनेमिक बोलते हैं। यहाँ पे इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, देखो ऐसे ही नेट पे मैं देख रही थी तो मुझे इक्विलिब्रियम का बहुत अच्छा मीनिंग पता चला। क्या होता है इक्वी, यहाँ पे इक्वी का मतलब क्या होता है, ये जो वर्ड है इक्वी का मतलब होता है इक्वल। और लिब्रियम का मतलब, यहाँ पे ये लिब्रियम वर्ड लिब्रा से बना है। जैसे लिब्रा क्या होता है पता है आपको, एक राशि है लिब्रा, जिसको तुला बोलते हैं। तो तुला का अगर आप सिंबल देखोगे तो वहां पे आपको वेइंग बैलेंस का सिंबल दिखाई देगा। ऐसे 2 वेइंग बैलेंस है दोनों साइड में, ऐसे तुला का सिंबल है, राइट ना। तो ये लिब्रा का मतलब क्या होता है, इस वेइंग बैलेंस मतलब बैलेंस करना। तो इक्वली बैलेंस, ऐसे उसका मीनिंग है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इक्वली बैलेंस्ड, मतलब दोनों साइड क्या है इसकी, इक्वल है, बैलेंस्ड है, ऐसे उसका मीनिंग है। तो थर्मोडायनेमिक मतलब क्या, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब किसी चीज को बैलेंस करना, चाहे वो प्रेशर हो उसको बैलेंस करना, चाहे वो टेम्परेचर हो उसको बैलेंस करना, चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो उसको बैलेंस करना। तो इसी को कहा जाता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो इसके हम लोग 3 टाइप स्टडी करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के। इसको 3 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया है। कौन से देखो एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगी। पहला जो है वो है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। दूसरा जो है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम, और तीसरा है थर्मल इक्विलिब्रियम। उसी में उसका मीनिंग है, देखो अगर तीनों को आप रीड करोगे तो उसी में उसका मीनिंग है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, एक एक स्टडी करते हैं। और ये तीनों स्टेट अगर फॉलो कर रही है, 3 कंडीशंस अगर फॉलो कर रही है, जो सिस्टम ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रही है, उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम व्हेन द फॉलोइंग 3 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आर सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली। अगर ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही है तो ऐसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे,
थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिख के बताऊं या आप लिख लोगे? मैं बताती हूँ, आप लिख लो, लिखने की जरूरत नहीं है, आई थिंक सो। अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम व्हेन mechanical equilibrium, chemical equilibrium and thermal equilibrium, these three conditions of equilibrium are satisfied simultaneously, then it is called as thermodynamic equilibrium. अब हम देखते हैं कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है एंड थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है। देखो मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? देखो, इस सिस्टम में प्रेशर जो है वो थ्रू आउट द सिस्टम सेम रहेगा। मतलब क्या? देखो डेफिनेशन में बाद में बताती हूँ आपको। सपोज हमने एक सिस्टम यहाँ पे कंसीडर किया, ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम में यहाँ पे प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे प्रेशर 3 एटमॉस्फेयर है। ऐसे अलग अलग प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है। और दूसरा जो सिस्टम है, उस सिस्टम में यहाँ पे प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे भी 1 एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे भी 1 एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे भी 1 एटमॉस्फेयर है। तो ये दोनों सिस्टम में से मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कौन है? ये वाला सिस्टम क्या है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। मतलब द प्रेशर इन द सिस्टम शुड बी सेम थ्रू आउट द सिस्टम and should not change with time. तो ये प्रेशर यहाँ पे सेम क्यों होता है? प्रेशर का फॉर्मूला क्या है आपको पता है? प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर यहाँ पे फोर्स इक्वल है थ्रू आउट द सिस्टम, कोई भी अनबैलेंस फोर्स बाहर से अप्लाई नहीं हो रहा है, या फिर सिस्टम में अप्लाई नहीं हो रहा है, या फिर बिटवीन द सिस्टम नहीं हो रहा है, कोई भी अनबैलेंस फोर्स यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, थ्रू आउट द सिस्टम यहाँ पे फोर्स अगर सेम है तो वहां पे प्रेशर भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि इसका एरिया तो चेंज नहीं होगा। चेंज कौन होगा? फिर फोर्स चेंज हो सकता है। तो ऐसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे? देखो मैं बताती हूँ आपको। डेफिनेशन देखो क्या बनेगी इसकी। फॉर अ सिस्टम टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इफ there should not be any unbalanced forces acting within the system and between the system and its surrounding. मतलब फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं ये बॉडी यहाँ रेस्ट पोजीशन पे है, राइट ना? इसका मतलब क्या? इस पे एक्ट होने वाला नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और ये बॉडी का वेट, ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो ये सिस्टम बैलेंस्ड है, मतलब ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है। ये सिस्टम ना इस डायरेक्शन में जा रही है ना इस डायरेक्शन में जा रही है। मतलब इधर से एक्ट होने वाला फोर्स, इधर से एक्ट होने वाला फोर्स, दोनों भी क्या है? इक्वल है। मतलब सभी डायरेक्शन से एक्ट होने वाले फोर्सेस क्या है? इक्वल है। इसका मतलब ये जो सिस्टम है ये क्या है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। देयर शुड नॉट बी एनी अनबैलेंस, कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स यहाँ पे नहीं है। अनबैलेंस्ड फोर्स कब रहेगा? जब सिस्टम मूव होगी, एक तो इस साइड मूव होगी, एक तो इस साइड मूव होगी, एक तो ऊपर, एक तो नीचे मूव होगी, तब हम बोलेंगे इसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट हो रहा है। दोनों साइड का फोर्स क्या है? यहाँ पे बैलेंस्ड है। ऊपर का नीचे का फोर्स क्या है? यहाँ पे बैलेंस्ड है। मतलब फोर्सेस एक्टिंग विद इन द सिस्टम, बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग, ये सभी क्या है? बैलेंस्ड है। कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स यहाँ पे एक्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब प्रेशर थ्रू आउट द सिस्टम क्या है? सेम है। थ्रू आउट द सिस्टम प्रेशर क्या है? सेम है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड एज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब जो हम लोग केमिकल रिएक्शन बैलेंस करते हैं, आपको आप लोग केमिस्ट्री में करते हो केमिकल रिएक्शन बैलेंस, राइट ना? मतलब दोनों साइड की रिएक्शन क्या है? बैलेंस है। मतलब सेम केमिकल कंपोजिशन है थ्रू आउट द सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल ये सिस्टम हमने कंसिडर किया, सपोज यहाँ पे C है, यहाँ पे O2 है, वापस यहाँ पे C है, यहाँ पे O2 है। मतलब अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग गैस दिख रहा है, अलग अलग केमिकल दिख रहा है। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे आपको CO2 मिलेगा, यहाँ पे भी CO2 मिलेगा, यहाँ पे भी CO2 मिलेगा, यहाँ पे भी CO2। थ्रू आउट द सिस्टम केमिकल कंपोजिशन सेम है। ओके, तो ऐसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे?
केमिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। मतलब क्या? फॉर अ सिस्टम टू बी इन केमिकल इक्विलिब्रियम देयर शुड बी नो केमिकल रिएक्शंस गोइंग ऑन विद इन द सिस्टम। अगर ये एक बार बैलेंस्ड हो गई तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा ही नहीं। मतलब देयर शुड बी नो केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन द विद इन द सिस्टम। ओके, यहाँ पे मैटर ट्रांसफर नहीं होगा। यहाँ पे देखो मैटर ट्रांसफर हो सकता है, विद इन द सिस्टम मैटर ट्रांसफर हो सकता है क्योंकि ये अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे अगर पूरी सिस्टम में एक ही कंपोजिशन आपको मिल रहा है, एक ही केमिकल अगर आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे मैटर ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ। तो इसके डेफिनेशन देखो, आप इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? फॉर अ सिस्टम टू बी इन केमिकल इक्विलिब्रियम देयर शुड बी नो केमिकल रिएक्शंस गोइंग ऑन विद इन द सिस्टम। ये पहला पॉइंट रहेगा। दूसरा पॉइंट, अगर यहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, इसका मतलब देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू द अदर ड्यू टू डिफ्यूजन। तीसरा पॉइंट रहेगा, जैसे कि हमने देखा CO2 सभी जगह पे केमिकल कंपोजिशन सेम था। इसका मतलब अ सिस्टम टू बी इन केमिकल इक्विलिब्रियम इट्स केमिकल कंपोजिशन हैज टू बी सेम थ्रू आउट एंड शुड नॉट चेंज विथ द टाइम। ओके, ये होगा आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। उसके बाद है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? देखो, इसके मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। सपोज एक जार में हमने वाटर लिया, ओके, जिसका टेम्परेचर, सपोज हमने कंसीडर किया इसका टेम्परेचर, हॉट वाटर लिया, इसका टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहां तक टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस। दूसरे जार में हमने कोल्ड वाटर लिया जिसका टेम्परेचर सपोज है 20 डिग्री सेल्सियस। इसका वीडियो भी है मेरे पास, मैं आपको सेंड करूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे इस केस में दोनों सिस्टम का टेम्परेचर अलग अलग है। अभी हमने क्या किया, इस जार को उठाया और इस जार में रख दिया। सपोज ये जार इससे छोटा है तो मैंने क्या किया, इसको उठा के इस जार में रख दिया और दोनों में हमने अलग अलग थर्मामीटर डाले। इसमें एक थर्मामीटर डाला और इसमें एक थर्मामीटर डाला। तो आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि ये जो पानी का टेम्परेचर है ये 80 डिग्री सेल्सियस था और ये कितना था, 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या होगा, 20 डिग्री सेल्सियस से, मतलब ये यहां तक था सपोज और ये यहां तक था, तो ये क्या होगा, 20 डिग्री सेल्सियस से ये इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा और ये 20 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज होना, 80 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा। और एक स्टेज ऐसी आएगी कि दोनों का टेम्परेचर, यहाँ पे ये 80 + 20 ये 100 डिग्री, तो इसका 50 डिग्री सेल्सियस और इसका 50 डिग्री सेल्सियस, दोनों का टेम्परेचर इक्वल रहेगा। देखो पहले क्या था, एक का टेम्परेचर ज्यादा था, दूसरे का टेम्परेचर कम था। फिर जब हमने दोनों को एक साथ मिलाया तो क्या हुआ, ये जो सिस्टम था जिसका टेम्परेचर कम था उसने इसकी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट किया और इसने क्या किया, उसकी हीट एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट किया दूसरे सिस्टम को। मतलब यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ हीट हुई, राइट। और एक स्टेज ऐसी आई कि दोनों का टेम्परेचर, दोनों का थर्मोमीटर सेम टेम्परेचर दिखा रहा था। एक ने उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया था, दूसरे ने उसका टेम्परेचर डिक्रीज किया था। और जब ये स्टेट आएगी कि दोनों का टेम्परेचर सेम रहेगा, इसका मतलब वो दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब वो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। दोनों का टेम्परेचर यहाँ पे बैलेंस्ड हो गया, ऐसे हम लोग बोलेंगे। इसका मतलब दोनों क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। समझ में आया सबको? तो इसी को कहा जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम। अब इसको डिफाइन कैसे करोगे आप लोग? यहाँ पे थ्रू आउट द सिस्टम टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, इट शुड नॉट चेंज विद द टाइम। अ सिस्टम व्हेन इन थर्मल इक्विलिब्रियम इज डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल्स। और जब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा तब हम इसको स्टेट वेरिएबल्स में डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करोगे? देखो, thermal equilibrium. For a system to be in thermal equilibrium, the temperature of the system should be uniform throughout and it should not change with the time. जैसे कि हमने देखा दोनों जार का टेम्परेचर सेम था। And a system when in thermal equilibrium is described in terms of state variable. जैसे हमने आपको बताया, डेफिनेशन में ही मैंने आपको बताया स्टेट वेरिएबल्स की डेफिनेशन हमने क्या देखी, जो मेजरेबल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है when the system remains in thermal equilibrium.
जब सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा तब की जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज है उनको हम लोग स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं, राइट ना। तो जब उनका टेम्परेचर थर्मल इक्विलिब्रियम होगा तब हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल्स। समझ में आया सबको? तो ऐसे बहुत सारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल होते हैं जो एक तो सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होता है, एक तो केमिकल इक्विलिब्रियम में होता है या थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है। और जब ये तीनों स्टेट किसी सिस्टम में होती है, कोई सिस्टम सेटिस्फाई करता है, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ऐसे हम लोग बोलते हैं। समझ में आया सबको? उसके बाद देखो बच्चों, आपके नोट्स में और एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड स्टेट सिग्निफिकेंस ऑफ ईच टर्म इन्वॉल्व इन द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस। एक्चुअली ये ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी किया है। जब हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस स्टडी किया था उसके स्टार्टिंग में ही मैंने आपको एक इक्वेशन ऑफ स्टेट बताया था। वो कौन सा है? इक्वेशन ऑफ स्टेट एग्जैक्टली होता क्या है? देखो, इक्वेशन ऑफ स्टेट, उसका आंसर भी मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिखाया है, इमेज डाली है, उसमें डाला है। द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द स्टेट वेरिएबल्स इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ स्टेट। और वो मैथमेटिकल रिलेशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल, कोई भी स्टेट वेरिएबल्स का मैथमेटिकल रिलेशन कोई इक्वेशन दिखाता है, जैसे कि आइडियल गैस का इक्वेशन क्या है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आप लोगों ने स्टडी किया है। इसको हम जनरल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं, इसको हम आइडियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? वेयर पी, वी एंड टी, इनके मीनिंग हमें बताने हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर ऑफ द गैस। एंड एन क्या है? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस एंड आर इज द गैस कांस्टेंट। ऐसे उसका आंसर बहुत ही सिंपल है। मैथमेटिकल रिलेशन जो कोई भी दिखाता है कोई वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल्स का, उसको हम इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं, जैसे कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। और उसके सिग्निफिकेंस क्या है? पी इज द प्रेशर, वी इज द वॉल्यूम, टी इज द टेम्परेचर एंड एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, आर इज द गैस कांस्टेंट। तो समझ में आया? तो ये टॉपिक आई थिंक हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि देखो आगे पीवी डायग्राम का एक नया टॉपिक है, मतलब इसी में इंक्लूडेड है, बट वो टॉपिक स्टडी करने के बाद उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी मैं साथ में ही लूंगी। तो ये दो टॉपिक्स जो है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड दूसरा जो हमने स्टडी किया स्टेट वेरिएबल्स, ये थ्योरेटिकल टॉपिक था। होप सो आपको समझ में आया। टॉपिक बहुत ही सिंपल है, रीड करने के बाद भी आपको समझ में आएगा, बट आप लोग पढ़ाई करो, क्योंकि रटोगे तो कुछ भी समझ में नहीं है। बार बार मैं वही बता रही हूँ आपको, अगर रटोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इट्स बेटर हर एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।